मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात खालिस राजनीति की, बात चुनाव की। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव अभी खत्म हुए हैं, मुकम्मल हुए हैं, सरकार बनाने के दावे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन एक और चुनाव अब मुंह बाए खड़ा है, और वो है महाराष्ट्र का चुनाव। 288 विधानसभा सीटों वाला महाराष्ट्र राज्य चुनावी तैयारियों में लग चुका है, और दोनों ही खेमे, और वहां पर बड़े बड़े गठबंधन हैं। हरियाणा की तरह नहीं कि सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर हो, वहां पर महायुति यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, दोनों असली वाली, और महाविकास अघाड़ी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस का गठबंधन, और दोनों ही ताल ठोकते दिख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी का विजय रथ डगमगाया था, बैसाखियों की जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को, वो फिर से बाउंस बैक करती दिख रही है क्या हरियाणा के बाद? और ऐसे में महाराष्ट्र दरअसल तय करेगा कौन मजबूत कौन कमजोर है। छोटी मोटी एबरेशन थी, एक गतिरोधक था विजय रथ पर, विजय रथ के सामने बीजेपी के, या दरअसल दिक्कतें आ गई हैं। ये अब महाराष्ट्र में तय होने वाला है, और महाराष्ट्र में कुछ हरियाणा की सीख भी और कुछ नायाब राजनीतिक कदम भी उठाए जा रहे हैं। जबरदस्त तेजी में सरकार यहां पर आती दिख रही है, और इसमें सबसे दिलचस्प काम जो होता दिखा है वो मुसलमान को लेकर। एकनाथ शिंदे की सरकार ने जो मदरसों में डिप्लोमाधारी टीचर्स हैं, उनकी पगार, उनकी तनख्वाह 6,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए करने का फैसला किया है। और जो बीए, बीएड और बीएससी की डिग्री वाले मदरसों में टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाह 8,000 से 18,000 की जा रही है। 167% का इजाफा एक जगह, और 125% का इजाफा एक तरफ। अब ये यकायक मुसलमानों के प्रति इतना प्यार कैसे जाग गया एकनाथ शिंदे सरकार का? और सरकार तो दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, पर सरकार की आत्मा तो बीजेपी है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। वही बीजेपी जो बात बात पर 80-20 हिंदू मुसलमान करती हुई दिखाई देती है कि मुसलमान तो हमें वोट नहीं देंगे, तो उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करने की क्या जरूरत। हाँ, जम्मू कश्मीर वगैरह इक्का दुक्का जगह हो जाती है, हरियाणा में भी एक जगह खड़ा किया, पर अमूमन एक दूरी बनाए रखती है मुसलमानों से बीजेपी। अब ये प्रेम क्यों जागा मदरसों को लेकर? ये वही बीजेपी है जो 1 साल पहले के 3 फैसले आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर पंजीकृत मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कुकुरमुत्तों की तरह फैल रहे हैं, रोकिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा। अक्टूबर 2023 में ही उत्तर प्रदेश के इस फैसले के साथ एक समानांतर प्रक्रिया शुरू हुई उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के सभी मदरसों के सत्यापन के आदेश दिए, और दिसंबर 2023 में असम सरकार ने 1,281 मदरसों का नाम बदलकर मिडिल इंग्लिश कर दिया। तो ऐसे में इतनी मेहरबानी क्यों? अब इसके पीछे दरअसल वजह यह है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं महाराष्ट्र में,
इनकी आबादी 11.5% से ज्यादा है, 11.54%। ये 2011 का आंकड़ा है। और 60 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान अगर आपके खिलाफ चल पड़े तो जीतना मुश्किल ही नहीं, उन सीटों पर नामुमकिन होता दिखाई देता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें तो हिंदुत्व जिसकी पहचान थी जिस पार्टी की, मैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात कर रहा हूं, हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार बनते थे। बाबरी मस्जिद गिराई गई तो बीजेपी के किसी बड़े नेता ने सीधे जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन बाल ठाकरे ने ली थी, शिवसेना ने ली थी। पर उसी शिवसेना की तरफ मुस्लिम वोट बैंक भी जाता दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अब समीकरण की ये मराठा, मुसलमान और ये दलित समीकरण, ये महाविकास अघाड़ी की तरफ तो ना चला जाए, तो ये दांव चला जा रहा है क्या? और इसी दांव में आप गौर कीजिएगा, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए, जिन जातियों का जिक्र किया, मराठा, दलित और मुसलमान, इसमें अब पिछड़ा तबका, बड़ा वर्ग जीत दिला सकता है। हरियाणा में जीत दिलाई, पिछड़े वर्ग में लामबंदी हुई, कांग्रेस से छिटक गया वो। 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ जाता दिखा था, यादव भी गए थे, गुज्जर भी गए थे, पर वो छिटकते दिखे। तो अब उन्हीं को रिझाने की क्या एक और कोशिश भी हो रही है? और ये कोशिश किस तरह से की गई है? शिंदे सरकार ने जो पिछड़ी जाति में क्रीमी लेयर है, केंद्र में गौर कीजिएगा, आपको पता होगा 8 लाख तक की अगर आपकी आय है, उससे नीचे तक है, तो आप पिछड़े वर्ग में हैं और आप क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, यानी कि आरक्षण का लाभ मिलेगा दाखिले में, नौकरियों में। अब केंद्र सरकार से शिंदे सरकार ने गुजारिश की है कि इसकी सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी जाए। अब इसको थोड़ा खेल समझिए, और यह मैंने पहले भी आपको समझाया है। जिस देश में 25,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले देश के टॉप 10% लोगों में आ जाते हैं, यानी कि 90% जनता इस देश में 25,000 रुपए भी नहीं कमाती, वहां पर पिछड़ी जाति में उन लोगों को लिया जा रहा है जिनकी महीने की आमदनी 67,000 रुपए हो। अरे भाई, कितने लोग हैं? और वो पिछड़े कैसे रह गए? 67,000 रुपए कमा रहे हैं। तो अब उसे भी बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव, अपील कर दी है शिंदे सरकार ने। प्रस्ताव पारित कर दिया और भेज दिया है केंद्र सरकार को, 1.25 लाख रुपए। अब यहां पर सरकार द्वारा ही गठित कमिटी, रोहिणी आयोग, 13 एक्सटेंशंस मिली, रिपोर्ट अपनी सौंप दी है, राष्ट्रपति के पास है, सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कुछ अंश जो सामने आए हैं वो क्या कहते हैं? रोहिणी आयोग वो कहता है 1% आबादी पिछड़ी जातियों में, वो 50% नौकरी और दाखिले हासिल कर रहे हैं, उन्हीं की पकड़ है। 938 जातियां ऐसी हैं जिनको एक भी दाखिला और एक भी नौकरी नहीं मिली। 938, 2600 की ये लिस्ट है। लिस्ट उससे बड़ी है, मोटी मोटी जो बड़ी जातियां हैं उनकी बात कर रहा हूं। 938 को एक दाखिला नहीं, एक नौकरी नहीं। 994 को 2.68% दाखिले और नौकरी। 20% ऐसी हैं जातियां पिछड़े वर्ग में, कुछ भी नहीं मिला उन्हें। तो जो साधन संपन्न हैं वो और पकड़ अपनी मजबूत करते दिखाई देंगे, पर वो कम्युनिटी लीडर्स भी होते हैं, समाज के ठेकेदार भी होते हैं, वो वोटिंग पैटर्न भी काफी हद तक तय करते हैं। तो ये करने की नौबत क्यों आई? अब इसमें खेल दलित पॉलिटिक्स का भी है,
और वो संविधान की लाल किताब लेकर जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में घूमते फिरे और कहा कि आरक्षण छीन लेंगे ये आपसे। 370 सीटें आ गई, बीजेपी की 400 आ गई, एनडीए की, और ये नौकरियों से जुड़ जाता है मामला। और इसमें दलितों की भी बात आती है। दलितों को लगा कि हमारा आरक्षण जो चला आ रहा है वो तो हट ही जाएगा, और महाराष्ट्र में दलित आरक्षण, मराठा आरक्षण और पिछड़ों का आरक्षण ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब मनोज जरांगे, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वो अनशन पर बैठे हुए हैं, वो भी राजनीतिक ताल ठोक रहे हैं। तो ये जो ओवरलैप कर रहा है उसी में असमंजस, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश है या अपने वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश हो रही है, दोनों तरफ से। और इसमें जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात है क्या। और बीजेपी की तरफ से एक माधव फॉर्मूला जमीन पर उतारने की कोशिश है। और यह माधव फॉर्मूला क्या है? इसमें माली, धनगढ़ और वंजारी, ये तीन बड़े जो पिछड़े वर्ग के समुदाय हैं, इनको लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। मराठा किधर जाएगा? मराठा नाराज होता है या मराठा ज्यादा अग्रेसिव होता है तो पिछड़े वर्ग का गुट दूसरी तरफ जाता दिखेगा। ये सारे समीकरण लगातार तलाशे जा रहे हैं और इन सब के बीच अभी चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार हो रहा है। और उससे पहले अब एक और दबाव की राजनीति शुरू हो गई है दोनों खेमों में। हरियाणा के चुनावों का प्रभाव है इसमें। बीजेपी बम बम है। अब बीजेपी बम बम होती है, कहती है हम तो ताकतवर हैं, वो तो हल्का फुल्का झटका लगा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, एवरीथिंग इज फाइन। तो हमें 150 सीट चाहिए 288 में से, या 160 चाहिए, 70 चाहिए, 180 चाहिए, बाकी 100 में भैया एकनाथ शिंदे और अजित पवार आप अपने आप को समेट लो। कल अजित पवार एक कैबिनेट की बैठक से गुस्से में उठकर भाग लिए कि भाई उनसे बिना सलाह लिए, बिना उनसे पूछे फैसले लिए जा रहे हैं। आज उन्होंने सयाजी शिंदे कि देखिए कितने बड़े नेता को हमने अपने साथ जोड़ लिया। अब इसमें खेल यही है कि 150 बीजेपी लेती है, 100 के करीब एकनाथ शिंदे को मिलते हैं, 38 सीटें रह जाएंगी अजित पवार गुट के लिए। क्या वो उतने में संतोष करेंगे? और बीजेपी ने अपनी सीटें थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश की, तब क्या होगा? या दूध में से मक्खी की तरह निकाल भी सकते हैं अजित पवार को। अजित पवार कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग अपने चाचा के साथ, शरद पवार के साथ तो नहीं कर रहे। यह महायुति की दिक्कत है। और महाविकास अघाड़ी, वहां पर कांग्रेस को जो झटका लगा है, जो हार, जीती हुई बाजी जो हारी है कांग्रेस ने, अब उससे बातें खिल गई हैं क्या? या बार्गेनिंग पावर उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की बढ़ गई है क्या? वरना कांग्रेस कहती 13 सीटें हमने जीती, हम तो हरियाणा भी जीत कर आए, 13 सीट लोकसभा में जीती महाराष्ट्र में, तो अब उद्धव ठाकरे ज्यादा सीटें चाहेंगे क्या? पर कांग्रेस कहेगी आपका स्ट्राइक रेट तो अच्छा नहीं था। तो वहां अपने आप में एक असमंजस है और घोषणाओं का तांता लगा दिया है। एकनाथ शिंदे ने पिछले एक महीने में 30 के करीब कैबिनेट ने फैसले ले लिए, छोटे मोटे निर्णय तो पिछले 10 दिनों में 1291। ऐसे में आज का सीधा सवाल ओबीसी पर दांव। दो खास चीजों पर हम आज ध्यान रखने वाले हैं, ओबीसी और मुसलमान। ओबीसी पर दांव जिताएगा महाराष्ट्र का चुनाव, और पहले बात बात पर मुसलमान। बीजेपी अब क्यों मेहरबान, अब क्यों मेहरबान हो रही है? तो चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, एनसीपी के महासचिव हैं, उनके मुख्य प्रवक्ता हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, कृष्णा हेगड़े शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर, और बेहद ही खास मेहमान संजय निरुपम, एकनाथ शिंदे गुट के ही वरिष्ठ नेता हैं,
कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो संजय निरुपम, ये यकायक आपकी सरकार का मुसलमान प्रेम कैसे जाग गया? सवाल मुसलमान प्रेम का नहीं है। जब सरकारें काम करती हैं तो समाज के हर सेगमेंट, हर क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, ओबीसी समाज हो, या मराठा समाज हो, या दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो। तो काम करते समय जब अलग अलग समाज की तरफ से अपेक्षाओं की मतलब उनकी डिमांड आती है, मांगे आती है, उनके एक्सप्रेशन सामने आते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको पूरा किया जाए। मदरसों में पढ़ाई, एक मिनट रुकिएगा, बीच में मत रुकिए। मदरसों में पढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो हमारे शिक्षक हैं मदरसों के, अगर उनका 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 वेतन कम है और उनको बढ़ाने की एक मांग हो रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना। अगर नहीं करेंगे तो बोले देखो मुस्लिम लोगों के साथ। संजय राउत आपके सहयोगी भी रहे हैं, सामना के आप संपादक भी रहे हैं, संजय राउत भी ये जिम्मेदारी निभाते हैं। वो कह रहे हैं मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया, अंध भक्तों को बताना चाहिए। क्या ये वोट जिहाद नहीं है? आप तो बात बात पर वोट जिहाद की बात करते थे। ऐसा है ये संजय राउत टाइप के जो लोग हैं ना, वो 24 घंटे में 24 बार झूठ बोलते हैं। और उनको सरकार कोई भी फैसला करेगी तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर उनको सवाल करना है, क्योंकि ये एक तरह के मतलब सरकार के खिलाफ सोचना इनका एक अपना धर्म बन गया। सोते जगते सिर्फ सरकार के अच्छे फैसलों का भी विरोध करते हैं। यह जो विरोधी पक्ष का ये काम नहीं होना चाहिए। विरोधी पक्ष का काम तो एक सकारात्मक। बीजेपी का हमेशा मुसलमानों को लेकर 80-20 की बात पर हिंदू मुसलमान करना, बात बात पर पाकिस्तान पहुंचा देना, उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाना, ये काम और मुसलमानों का ये अपमान बीजेपी लगातार करती आई है। इस बात को क्या आप नकारते हैं? भाई जब 80 और 20 की बात होती है तब आप बीजेपी को दोष देते हैं, बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं। और जब बीजेपी और शिवसेना सामने से आकर मुस्लिम लोगों का भला करना चाहिए तो भी आपको वही तो मैं पूछ रहा हूं, ये यकायक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ संजय भाई? यही तो पूछ रहा हूं। पहले आप तय कर लीजिए कि आपको तकलीफ किस बात की है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, हृदय परिवर्तन ये मन कैसे बदला? चौधरी जी, अगर मुस्लिम समाज में कोई भेदभाव करता है तो आपको तकलीफ होती है, मुस्लिम समाज का सम्मान करता है तो आपको तकलीफ होती है। तो पहले आप ही तय कर लीजिए कि आप खुश किस। ये राजनीतिक मौका परस्ती है क्या? मैंने पिछले साल का इसलिए उदाहरण भी दिया। 3 कदम जो उठाए गए उत्तर प्रदेश में गैर पंजीकृत मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, अरे ये तो कुकुर मुत्तों की तरह फैल रहे हैं। ये अक्टूबर 2023 में ही सब मदरसों को सत्यापन करना होगा। और दिसंबर 2023 में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार मदरसों के नाम ही बदल देती है, मिडिल इंग्लिश कर देती है। तब तो इतनी नफरत थी मदरसों से। इस पर नफरत की बात नहीं है, यह एक प्रशासनिक कार्रवाई है। अच्छा। अगर मदरसे पंजीकृत नहीं है तो उनको पंजीकृत करने की मांग करना या उस तरह का सर्कुलर जारी करना कोई गलत है क्या यह प्रशासनिक रूप से कोई गलत बात हो गई? एक दूसरी बात, अगर हिंदू स्कूल भी है, हिंदी भाषी स्कूल भी है, अगर पंजीकृत नहीं है और उनको पंजीकृत करने की कोई मांग होती है। अच्छा आप बताइए, आप खुद पत्रकार भी रहे हैं, आप सांसद रहे हैं, हर स्कूल पंजीकृत होता है, पर फिर एक समुदाय विशेष के स्कूल उनको टारगेट नहीं किया जा रहा था क्या? चौधरी जी, पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी स्कूल है तो उसका पंजीकृत होना आवश्यक है, चाहे वो हिंदी पढ़ाने वाला स्कूल हो, उर्दू पढ़ाने वाला स्कूल, मदरसा हो या सरस्वती स्कूल। कौन अगर कोई स्कूल फिर भी अपंजीकृत है, गैर पंजीकृत है, तो उसको पंजीकृत करने की मांग करना तो वो सबके लिए लागू करिए ना। एक समुदाय विशेष के संस्थानों को लेकर आदेश जारी होता है तो उसमें सवाल उठते हैं ना। फिर आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहा है, अगर पंजीकृत मदरसे ने उनके खिलाफ कार्रवाई तो आपको सवाल उठता है। अगर मदरसों शिक्षकों का वेतन बढ़ा है तो आपके मन में सवाल उठता है। तो सबसे पहले आपके मन में जो अनावश्यक रूप से ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को थोड़ा सवाल दरअसल मराठा, दलित, मुसलमान लामबंद ना हो जाएं वरना दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा असमंजस किया जाए क्रिएट। और भाई शिवसेना में भी चले गए मुसलमान, उद्धव ठाकरे गुट में भी लोकसभा चुनाव में, वहां दिक्कत पैदा हुई क्या? सवाल दिक्कत का नहीं है, सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू या मुसलमान
उसको धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति विकास का काम कर रहा है, कल्याण का काम कर रहा है, सकारात्मक नीतियों को तैयार कर रहा है, सकारात्मक योजनाएं बना रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक सही रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। लेकिन जब कोई समाज विशेष, कोई धर्म विशेष धर्म के नाम पर अगर वोटिंग करेगा तो निश्चित तौर पर इससे दूसरे धर्म पर जात के नाम पर वोट कर ले। आपने अभी जात की भी बात की, तो पिछड़ा समाज, अच्छा मुझे ये बताइए, 67,000 रुपए प्रति माह कमाने वाला पिछड़ा कैसे हो जाता है? और आप कह रहे हैं नहीं 67,000 नहीं, 1.25 लाख रुपए महीने तक भी कमाने वाला क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए, यानी कि वो पिछड़ा है। ये जाति की राजनीति नहीं कर रहे क्या आप? ये जाति की राजनीति नहीं है, उस जाति विशेष के लोगों की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को, एस्पिरेशंस को पूरा करने का एक निर्णय है। और इस प्रकार के निर्णय सरकारों को लेना जो प्रभावी जातियां हैं सब वो मलाई पहले ही काट ले जाती हैं, अब और वो सारी मलाई ले जाएंगी, नीचे वाले ऐसे ही अधर में लटके रह जाएंगे। ये मराठा आरक्षण के बरक्स आप एक और कॉम्बिनेशन खड़ा कर रहे हैं क्या पिछड़ी जातियों का? आपका ये सवाल थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है। देखिए, एक अति पिछड़ा वर्ग की एक चिंता है हमारे देश में, जो पूरा ओबीसी समाज जो है, अलग अलग समाज के लोग, उसमें जो प्रभावशाली ओबीसी समाज है उनको आरक्षण का बड़ा हिस्सा मिलता है। मैंने भी कई बार अपने अलग अलग भाषणों में या डिबेट में आज भी मैं स्वीकार करता हूं। और निश्चित तौर पर जब कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर का एक लिमिट बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें सिर्फ एक जो बड़े जो आदि और ओबीसी समाज के लोगों के लिए नहीं है, हर वर्ग के लिए है वो। तो हर वर्ग के लिए में जो अति पिछड़ा वर्ग है वो कैसे आगे आए। मराठा आरक्षण जो गले की हड्डी बना हुआ है आपकी सरकार के लिए, उसकी एक काट निकाली ना आपने, दरअसल ईमानदारी से अगर आप स्वीकारें तो। मराठा समाज के आरक्षण के ऊपर तो हमने बहुत बड़ा सवाल पूछा है जरांगे पाटिल जी से, कि अगर आपको चाहिए कि ओबीसी कोटा में ही आपको आरक्षण मिलना चाहिए, तो आप शरद पवार जी से, उद्धव ठाकरे जी से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राइटिंग में उनका प्रस्ताव ले लीजिए, फिर हम इस पर विचार करेंगे। और आज तक विपक्ष में बैठे हुए तीनों पार्टियों ने कभी नहीं कहा कि मराठा समाज को आरक्षण ओबीसी समाज के कोटे में मिलना चाहिए। एक दूसरी बात, हम बार बार ये कह रहे हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, अब कैसे लाना है, कैसे देना है। छगन भुजबल तो कुछ और कह रहे हैं, आपकी सरकार में मंत्री हैं। एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने देंगे, उसके बाद आप बोले। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वह आरक्षण किसी दूसरे समाज के कोटे या हिस्से में से न हो, इसका हमारा प्रयास है। फिर भी जो विरोधी पक्ष के लोग जरांगे पाटिल जी के साथ खड़े, उनसे लागू आपको करना है ना, सरकार आपकी है और यही गले की हड्डी है क्या? और इसीलिए अलग अलग ओवरलैप करते वोट बैंक पर अलग अलग रणनीति भी दिखाई दे रही है क्या? चरण सिंह सापरा, मुसलमानों का प्रेम भी जाग गया है महायुति सरकार में, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग पर जो जोर दिया जा रहा है, पिछड़ा बनाम मराठा बनाम दलित की लड़ाई शुरू हो गई है। मैं पहले यहां से शुरू करता हूं, मुसलमान बात कार्ड पर भी आता हूं बाद में। देखिए संदीप जी, ये खुलेआम नजर आ रहा है कि महायुति सरकार जो है, इसे नजर आ रहा है कि ये चुनाव महाराष्ट्र का जो उनके लिए बहुत कठिन होगा वो नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए ये इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। और ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है और मेरे ख्याल से राजनीतिक मौका परस्ती भी उनकी है। और इस तरह के अनेक सारे निर्णय अभी आने वाले कल और परसों में भी ये लेंगे, जब तक नोटिफिकेशन जारी ना हो। आपने ठीक बताया कि 1251 निर्णय ये पिछले करीबन 18 या 19 दिनों में ले चुके हैं, और रोज ये रेवड़ियां बांट रहे। इन्हीं की भाषा थी ना, नरेंद्र मोदी जी की भाषा थी कि रेवड़ियां बांटना या चुनावी लॉलीपॉप बांटना। तो ये रोज रेवड़ियां बांट रहे, रोज चुनावी लॉलीपॉप। तो सरकार का अख्तियार होता है, वो करेंगे। लाडली योजना तो इन्होंने पहले ही लागू की थी, तो वो तो करेंगे ही। ये तो हर सरकार का अख्तियार होता है। चरण सिंह सापरा, नहीं तो नहीं, लाडली योजना, लाडली बहन की योजना ठीक है, हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप लाडली बहना योजना डिक्लेयर कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ही के विधायक रवि राणा और महेश शिंदे कहते हैं कि लाडली बहना अगर हमको वोट नहीं देगी तो हम पैसे वापस ले लेंगे। यानी किस तरह की बातें, ये तो धमका रहे हैं लाडली बहनों को। और फिर उस बहन का भी सोचिए जो छोटी बच्चियों का बदलापुर में किस तरह से रेप हुआ, या पुणे के अंदर 6 दिन पहले किस तरह से सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके आरोपी पकड़े नहीं गए हैं।
तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये ठीक है, ये रेटोरिक आपने होते हैं मराठा चुनाव के आरक्षण अंदर। को एक बड़ा मुद्दा ये रेटोरिक बनाया इनके चरण चलते सिंह रहेंगे। सापरा। अब पिछड़ी जाति को लामबंद करने के लिए जी। क्रीमी लेयर की जो सीमा थी उसको 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। ये अब लड़ाई होगी सीधे सीधे मराठा वोट बैंक और पिछड़े वर्ग वोट बैंक की, और उसमें भी माधव फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं महायुति वाले। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये दोहरी नीति एक्सपोज हो रही है। अभी 4 दिन पहले या 3 दिन पहले उन्होंने जो ऑनलाइन उद्घाटन करे कुछ योजनाओं के, उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल करती है। अब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी या महायुति क्या कर रही है? आप ये डिवाइड एंड रूल नहीं कर रहे हो। आप अगर 15 जातियों को ओबीसी की लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने के लिए कह रहे हो, एनसीबीसी कहती है, तो फिर जारंगे पाटिल कहां गलत है? वो कहते जब 15 को इंक्लूड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो फिर हमको मराठाओं को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? तो आप क्लियर कट विभाजनकारी राजनीति कर रहे हो, मराठाओं को साइड में रखना चाहते हो, और ओबीसी की जो 35-40% वोट है महाराष्ट्र के अंदर, उसके वही ऊपर लड़ाई आपकी हो गई नजर ना। है। मराठों मात्र से भी जाति के अगर आधार पर तादाद वोट नहीं देखी होगी। जाए वोट बैंक की प्रतिशत की, तो पिछड़ी जातियों की ज्यादा हो जाती है, तो लड़ाई वहां आने लगी है। भाई मैं देखिए संदीप जी, इनको करने दीजिए जो करते हैं, लेकिन ये इन मुद्दों से वोट नहीं ले पाएंगे। मुख्य मुद्दे क्या है महाराष्ट्र के मुख्य मुद्दे हैं किसानों का जो सुसाइड हो रहा है लगातार, उसकी संख्या बढ़ रही है, उनका जो लोन वेवर है वो नहीं हो रहा है, वुमेन सेफ्टी वो सबसे बड़ा यहां पर मुद्दा है महाराष्ट्र के अंदर। और जिस तरह से जातिगत जनगणना के लिए सभी का मन बना हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और महायुति जो है ये कराना नहीं चाहते हैं जातिगत जनगणना। भाई क्यों नहीं कराना चाहते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी धर्म है। की भी अब अगर इसके बात अंदर कर अजीत लें, पवार जो है धर्म की भी अगर बात कर रहे लें, हैं। एक सेकंड चरण सिंह सापरा, अब तो मदरसों के शिक्षकों की तनख्वाह 6 से 16,000, 8 से 18,000 करने की बात हो गई है। आप तो ये माने बैठे होंगे कि भाई मुसलमान तो हमारे साथ कितना ही कर ले, ये कितना ही कर लें, सबका साथ मैं सबका ये विकास हो रहा है। कि वो कह रहे हैं शिक्षा में नौकरियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम कतई इस निर्णय का विरोध नहीं करते, हम इसका समर्थन भी करते। अगर उन्होंने बढ़ाया तो ठीक है, लेकिन उन्होंने वोट को नजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए, ये 2 साल पहले क्यों नहीं निर्णय लिया? ये आज ही निर्णय, जब चुनाव 2 दिन बाद या 3 दिन बाद यहां पर डिक्लेयर होने लगा, तो कहीं ना कहीं इनकी महत्वाकांक्षा जो है वो सामने नजर आ रही है। और लोग भी समझते हैं, जिनके लिए इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं वो भी समझते हैं अभी चुनाव है इसलिए हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। ठीक है, तो जनता इसके बारे में सोचेगी, लेकिन मुख्य मुद्दे जो हैं वो यहां पर महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम सारे मुद्दे। अरे 7.5 लाख करोड़ के उद्योग बाहर चले गए महाराष्ट्र के, गुजरात के अंदर चले गए, 5 लाख लोगों की नौकरियां जो है वो खराब हो गई है। इसका उत्तर कौन देगा? ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, जो क्रीमी लेयर का निर्णय, इस तरह का निर्णय, ताकि इनकी जो नाकामियां हैं, जो इनके कुकर्म हैं, उनके ऊपर पर्दा पड़ सके। एक मिनट, आपने गंभीर आरोप लगाया है कृष्णा हेगड़े अपनी नाकामी छिपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए कहीं क्रीमी लेयर, कहीं मदरसों के शिक्षकों की पगार बढ़ाई जा रही है क्या? संदीप भाई, ये काम करने वाली सरकार है, एकनाथ शिंदे जी की निर्णय लेने वाली सरकार है, 24 घंटा 24/7 काम करने वाली सरकार है। इनके जैसे फेसबुक लाइव वाली सरकार नहीं है, और इसके लिए हम निर्णय लेते हैं। और चरण सिंह सप्रा जी ने खुद कहा है कि हजारों निर्णय हमने लिए। हाँ भाई, हजारों क्या लाखों निर्णय हम लेंगे। यकायक जागे क्या नींद से? जनहित में बिल्कुल चुनाव सर पर आए तो धड़ाधड़ 1251 फैसले 10 दिनों में। कृष्णा भाई, पहले क्या सुसुप्तावस्था में थे, कुंभकर्णीय निद्रा में थे? नहीं, 1000 नहीं, 2.5 साल से आप जो निर्णय देखिए, हर एक कैबिनेट में अराउंड 15-20 निर्णय तो लिया जाता है। उसके बाद जो लेक लाडली है, लाडकी बहन है, वयोश्री योजना सीनियर सिटीजन के लिए, किसानों के लिए 6,000 रुपया केंद्र सरकार से, 6,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट से, जो एसटी बस में महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल, किसानों के लिए फ्री बिजली, ऐसे अनगिनत
स्कीम हमारे सरकार ने 2.5 साल में, सिर्फ 2.5 साल में दिया। और इन्होंने एक स्कीम बताई है, एक स्कीम 2.5 साल में इनके महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक स्कीम महाराष्ट्र की जनता के लिए दिया, वो मुझे बताइए। इन्होंने एक भी तो स्कीम नहीं लोकसभा दिया। चुनाव और में क्या अगर हुआ? हमने डबल इंजन 1,500 सरकार स्कीम थी, दिया हो या लोकसभा चुनाव 15,000 में, स्कीम दिया हो, लोकसभा तो इनको चुनाव में तकलीफ क्या हो रही हुआ? अच्छा ये तो बता दीजिए, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? कितनी थी वो? 30, 18 संदीप 18 ही भाई, आई आपकी टोटल? नहीं, ये वहां पे एक फॉल्स नैरेटिव, सुनिए ना, फॉल्स नैरेटिव चली, संविधान को खतरा है, संविधान बदला जाएगा। महाराष्ट्र में अभी सब जनता जानती है, हरियाणा में भी जान चुकी, कोई संविधान बदली करने वाला नहीं है। अभी जो सच्चाई है वो हरियाणा के इलेक्शन में आपको पता चला, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी पता चलेगा कि कौन सा सरकार काम करने वाली सरकार है। दूसरी बात यह है कि देखिए, स्टेट का इलेक्शन अलग होता है और लोकसभा का इलेक्शन मतलब अलग होता संविधान है, नहीं कैंडिडेट्स बदला अलग होते जाएगा, हैं, ना मुद्दे अलग होते हैं, आरक्षण सब खत्म कुछ किया अलग है। जाएगा। और पर ये यहाँ पे आरक्षण को 220 लेकर विधायक पिछड़ी हमारे जाति अब 15 लाख तक क्रीमी लेयर नहीं, ये मराठा आरक्षण के मुद्दे को न्यूट्रलाइज करने के लिए है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने बहुत क्लियरली कहा है कि जो भी मराठाओं को हमने रिजर्वेशन दिया है, आरक्षण दिया है, 10% नौकरियों में दिया है और 10% जो है शिक्षा में दिया है, वो हम दे चुके हैं। और उनका जो पक्ष है, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़कर उनके लिए हम लड़के देखेंगे कि उनका जो पक्ष है वो टिका रहे। दूसरी बात यह है कि अगर हम ओबीसी भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसी तरह हम किसानों के लिए भी किए हैं, हमने सीनियर सिटीजन के लिए भी किए हैं, हमने महिला बहनों के लिए भी किया है, हमने युवाओं के लिए भी किया, हमने चलिए वो जो तो घटक अभी, है सोसाइटी पर के, ये सभी के लिए किया। मुद्दे मतलब तो इसके लिए पिछड़े ये काम वर्ग करने वाली पर सरकार और मुसलमान पर जो ये तवज्जो दी जा रही है। सुपारी वाला साहब, मुसलमानों के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जो मदरसों के शिक्षकों की पगार में इजाफा किया गया है, सही कदम है? स्वागत करते हैं आप सबसे इसका? पहली बात तो ये बहुत ताज्जुब की बात है, इनकी खुद की कोई वो नहीं है, इनका खुद का कोई मुद्दा प्रॉपरली नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी और ये जो महायुति सरकार इन लोगों की है, ये जो मिंदे सेना और ये जो मिलके जो राजनीति कर रहे हैं, कभी तो धर्म की राजनीति करते हैं, कभी मुसलमानों को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, कभी बोलते हैं कि क्योंकि शिवसेना कांग्रेस के साथ जुड़ी और मुसलमान बहुत समर्थक है शिवसेना यूबीटी के, तो आप ये हिंदुत्व छोड़ दिए। अब इनका हिंदुत्व कहां गया? जब ये अचानक से जैसे ही इलेक्शन आता है, इनको सब चाहिए, मुसलमान चाहिए, हिंदू चाहिए, सिख चाहिए, ईसाई चाहिए, मराठा पर आप चाहिए, इस फैसले सब का चाहिए। स्वागत करते हैं या ये फैसला राजनीति से प्रेरित है? मेरा सवाल सीधा ये है। राजनीति से प्रेरित है। अगर स्वागत करते, अगर सच में होता और अगर वाकई में इनको सारे लोगों का दर्द होता तो जरूर स्वागत करते थे, लेकिन ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले तो ये इनके जो हेड है वो बोलते हैं कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र तक लेके चले जाएंगे, और अचानक से इनको अब मदरसों की फिक्र होने लग गई है। ये मौका परस्ती कर रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, जो सुपारी वाला कह रहे हैं मंगलसूत्र एक बड़ा नैरेटिव बना था, अरे मंगलसूत्र भी ले जाएंगे, ये तो सब मुसलमानों को दे देंगे। अब मुसलमानों को के जो शिक्षक हैं मदरसों के, उनकी पगार बढ़ा रहे हैं, अब सबका साथ सबका विकास बता रहे हैं। मतलब 4 महीने में बहुत कुछ बदल गया। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आज हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जेपी नारायण साहब, आज उनकी जयंती है, तो सबसे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो प्रश्न अभी आपने कहा, देखिए कि बड़ी ये एक अजीबोगरीब बात है कि जो राजनीति करने वाले दल हैं, वो ख़ासतौर से हमारे INDIA के जो साथी हैं, वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो किया जाता है और जो रेवड़ियां हैं इसके अंतर को नहीं समझते। अब जैसे कि बात आ रही है, जिस प्रकार से मदरसों के जो शिक्षक हैं उनकी बढ़ोतरी की गई है उनके वेतन में, ये लोग एक अच्छा शहरी बनाने का, शिक्षा के जो भी केंद्र हैं उनमें अच्छे शहरी बनाने का काम होता है। मतलब तो जो ये दूसरे कांग्रेस स्कूल के वाले अगर हैं, टीचर्स ये को महाविकास आघाड़ी वाले 20,000 हैं, रुपए मिलते हैं। ये तो आपके मंगलसूत्र सारे छिनवाकर मुसलमानों को दे देते, आप सिर्फ पगार बढ़ा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं
ये आप फिर समझिएगा, ये एक बहुत लंबे समय से लंबित मांग थी उन लोगों की। दूसरे विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको 18 और 20 हजार रुपए मिलते हैं, तो उसमें एक रूपता लाई गई है। अगर एक रूपता हम नहीं लाएंगे, क्योंकि महंगाई का असर या बाजार का जो दबाव है वो सारे लोगों पे समान पड़ता है। और दोनों, और हर शिक्षा का जो केंद्र है उसका काम ही है अच्छे शहरी बनाना। तो अगर उनको सरकार कोई मदद कर रही है तो उसको खाली तो मुसलमानों को आरक्षण भी मिलना चाहिए ना, चुनाव के दृष्टिकोण से आरक्षण भी मिलना चाहिए। ठीक नहीं है, सबकी बराबरी हो तो मुसलमानों को आरक्षण भी मिलना चाहिए। अभी देखिए, अभी जो मूल मुद्दा है वो ये है कि जो हमारी सरकार ने जो फैसले लिए इस दौर में, नहीं सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब आप सवाल को सर्कमवेंट किया जाएगा। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, जिस दिन ये सारे मुद्दे आएंगे सरकारों के सामने, उस समय सरकार फैसला लेगी। अच्छा। मुद्दा ये है कि अभी जो फैसले लिए कहा जा रहा था मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, हम आरक्षण देंगे नहीं। ये अलग बात है कि टीडीपी आरक्षण देने की बात करती है, आंध्रा में जेडीयू उसका समर्थन करती है। यहां पर आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ये ऐसा थोड़ा कि कोई मैंने ऐसा अजीबोगरीब सवाल पूछ लिया जो आज तक पूछा नहीं गया। ब्रज भाई, ये तो सवाल पूछा जा रहा है। तो इस बात को नहीं संदीप जी, पहले तो इस बात, संदीप जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज हमारी खास तौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, हम तीनों पार्टियों के जो नेता हैं वो ये इस बात को समझ रहे हैं कि आज हमारे नागरिकों की जरूरत क्या है, और उन जरूरतों के हिसाब से आप अपनी जरूरत समझ रहे हैं। गठबंधन की जरूरत क्या है? थोड़ा मुसलमान में असमंजस फैलाना है, मराठाओं के खिलाफ पिछड़े वर्ग को खड़ा करना है। जनता की समस्याएं नहीं, यहां पर गठबंधन की समस्याएं हो गई हैं क्या? संदीप सोनवलकर जरा वो थोड़ा समझाएंगे। जायज सवाल पूछ रहा हूं मैं संदीप। नहीं संदीप जी, एक मिनट ब्रजमोहन भाई। बिल्कुल जायज सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा कहाँ से लाएंगे। महाराष्ट्र पे 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, और जो ये घोषणाएं कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरे बजट से भी ज्यादा कर्जा हो जाएगा। यहाँ पर जो ठेकेदार है उन्होंने हड़ताल कर दी है कि हमारा 40,000 करोड़ रुपए बकाया, वो चुकाया नहीं गया। भगवान जाने पैसा कहाँ से लाएंगे। वो बाद की बात है, अभी चुनाव जीतना प्राथमिकता है किसी की भी। वो तो कोई महाविकास अघाड़ी वाले कौन सा पूरा का पूरा बजट फाइनेंसिंग सिखा रहे हैं, वो भी पिटारा खोल रहे हैं, ये भी खोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जनता का पैसा है, लूट सके तो लूट। आपको महाराष्ट्र की परंपरा बताता हूँ। महाराष्ट्र में जो दशहरा होता है उसमें पत्तियां देते हैं और कहते हैं कि सोना लूटो। तो ऐसा लग रहा है कि वो दशहरा पहले ही शुरू हो गया और सब लोग लूटने में लगे हैं। और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। 4 दशहरे मेले हैं और चारों दशहरे मेले राजनीतिक तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। पहली शुरुआत होगी संघ के मुख्यालय में, जहां तमाम बीजेपी के नेता संघ प्रणाम करते नजर आएंगे और वहां भागवत जी का भाषण होगा। उसके बाद उद्धव ठाकरे का भाषण है, उसके बाद एकनाथ शिंदे का भाषण है, साथ ही वहां पे मनसे के राज ठाकरे भाषण देंगे। तो राजनीतिक जो नाट्य लीला है, दिल्ली में तो कल से रामलीला खत्म हो जाएगी, कल से मुंबई में शुरू हो जाए। असली महाभारत अभी रामलीला शुरू होने वाली है। पर ये 2 चीजों पर मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा। पहली बात तो ये मुसलमानों पर यकायक मेहरबानी, क्या है इसके पीछे की कहानी? बिल्कुल सीधी कहानी है कि पिछला चुनाव में दलित, मुसलमान और मराठा एकजुट हो गए थे, तो परिणाम सबके सामने थे। अब किसी तरह इसको हटाना है, लगता है किसी तरह भ्रम फैलाया जाए, तो अचानक फैसला। लेकिन सबसे बड़ी बात एकनाथ शिंदे गुट तो अपने आप को हिंदुत्व का पैरोकार, और ये तो कांग्रेस के साथ चली गई शिवसेना, ये नकली हो गए, मुसलमानों की बात करते हैं। अब सबसे बड़ी सहानुभूति आप खुद दिखाते घूम रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे ठाणे और कल्याण से आते हैं और मुसलमानों की संख्या करीब करीब 20% है। उनको भी मालूम है कि उनके इलाके में मुंब्रा आता है, मीरा रोड आता है, कल्याण आता है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं, तो जाहिर तौर पर उनके वोट चाहिए। और जहां तक आपको बताऊं, ओबीसी की बात सवाल है। हाँ, ये 15 लाख क्यों कर दिया? चुनाव में करती है, हाँ। तो ओबीसी को एकजुट करती है।
नहीं, क्रीमी कर नहीं दिया, लेयर की सिफारिश कर सीमा दी। जो है, हाँ वही भाई अपने आप कहते फिरेंगे ना, सिफारिश का मतलब चुनावी मैदान में जाकर देखिए हम तो ये करने के लिए भी तैयार हैं। ये मराठा बनाम पिछड़ा वर्ग की राजनीति पर दांव खेला जा रहा है क्या? बिल्कुल, बीजेपी हमेशा से ओबीसी वर्ग पे जीतती है। महाराष्ट्र में 52% ओबीसी है, हालांकि उसमें कुणबी अलग होता है, धनगर अलग होता है, बंजारी अलग होता है, माली अलग होता है, और महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है। मतलब संदीप भाई, लोगों को शायद ये समझाना बहुत जरूरी है कि हरियाणा में शायद एक वर्ग के खिलाफ दूसरा वर्ग कहीं ना कहीं वोट किया, महाराष्ट्र में वो स्थितियां नहीं है। मराठा अभी सत्ता में आने के लिए बहुत बड़े नेता नहीं, उल्टा एकनाथ शिंदे सबसे बड़े मराठा इस समय नेता है। तो जो बीजेपी खेल कर रही है वो अपना ओबीसी वर्ग मजबूत कर रही है। अब सवाल ये है कि यदि ओबीसी वर्ग मजबूत होगा तो क्या वो पूरा बीजेपी को वोट करेगा, इस पर भी बहुत सारे अभी सवाल है, क्योंकि कुणबी को भी ओबीसी मानते हैं और जो धनगर है उन्होंने भी विरोध में वोट किया था बीजेपी। तो राजनीति की कढ़ाई में तेल डाला जा रहा है, अभी तेल की धार देखिए और तेल की पुकार भी देखिए। एसके सुपारी वाला 20 सेकंड में आप एक कमेंट जोड़ना चाह रहे थे, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? जब भी उद्धव बालासाहेब ठाकरे, हम लोगों ने जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया, जैसे आपने फरमाया अभी संदीप चौधरी जी, तब एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी और इनके जितने भी साथीदार थे, इन्होंने कहा कि हिंदुत्व छोड़ चुके हैं बालासाहेब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव बालासाहेब ठाकरे। तो क्या हम पहले ये इल्जाम के पहले क्या हम ये समझे कि अब शिंदे गठ ने भी हिंदुत्व तो अभी हिंदुत्व की राजनीति को लेकर भी तू मैं होने वाली है, जैसा कि एसके सुपारी वाला इस पॉइंट को अब जोरदार तरीके से अंडरलाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं।